विज्ञान पाठ नंबर 2। अभ्यास प्रश्न हम हल कर रहे थे। अभ्यास प्रश्न 3 तक हम क्लियर कर चुके थे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चौथे में पहला दे रखा है हमें संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की परिभाषा हम क्लियर कर चुके थे। ऐसा विलयन जिसमें और पदार्थ घोलना संभव नहीं है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो लिख दें, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोलना संभव नहीं है। संतृप्त विलयन कहलाता है। इसकी उदाहरण से व्याख्या करनी है तो उदाहरण के लिए लगाएंगे, जैसे एक चाशनी, जल में लगातार चीनी घोलते रहते हैं। जल में लगातार चीनी घोलने पर अंत में ऐसी स्थिति आती है जब और अधिक चीनी घोलना संभव नहीं होता। घोलना संभव नहीं है। इसी का दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसके सभी घटक एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं। एक ही रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे जैसे लोहा, सभी कण उसमें Fe अर्थात लोहे के पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम अर्थात सारी तत्व। प्रोटीन में एमिनो अम्लों की बहुत सारी इकाइयां मिलकर बनती हैं, पर सारी इकाइयां एमिनो अम्लों की ही होती है। नंबर 3, कोलाइट। ऐसा विलयन जिसके कणे नग्न आंखों से
नहीं दिखाई देते हैं, परंतु प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं। प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं। अर्थात टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। कोलाइड कहलाता है। उदाहरण, दूध एक कोलाइड विलयन है जिसमें क्रीम भी पाई जाती है। इस क्रीम को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, पर वास्तव में इसमें क्रीम को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। नंबर 4 है निलंबन, डी। ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण पूर्ण रूप से नहीं घुलते, पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, निलंबन कहलाता है। इसके उदाहरण होंगे चौक का बुरादा, और जल। चौक का बुरादा और जल। जल में अगर चौक का बुरादा डाल दिया जाता है तो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है, थोड़ी देर में वापस वो नीचे तली में बैठ जाता है और कुछ कण ऊपर तैरने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। पांचवें प्रश्न में हम लिखते हैं समांगी मिश्रण एक तरफ, और दूसरी तरफ लिख देंगे विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण। इसमें सोडा जल, तो सोडा जल समांगी मिश्रण होता है। इसमें से हम सोडा को, जल को अलग नहीं कर सकते। कोल्ड ड्रिंक्स इसी श्रेणी में आती है। लकड़ी के कण तो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में पृथक हो जाते हैं, विषमांगी होगा। बर्फ है, बर्फ जलीय होता है, ये समांगी मिश्रण होगा। बर्फ के बाद में वायु एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें से विभिन्न घटकों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। वायु के बाद में मिट्टी, तो मिट्टी के कण तो आसानी से। मिट्टी के बाद में है सिरका, एसिटिक अम्ल, तो अम्ल तो एक समांगी मिश्रण ही होता है। सिरका, छनी हुई चाय, तो उसमें केवल हमें एक विलयन ही दिखाई देता है, चाय और बाकी चीजें नहीं दिखाई देती, तो ये भी होगा समांगी मिश्रण, छनी हुई चाय। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। हमें ध्यान रखना है शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 373 केल्विन होता है। लिखेंगे शुद्ध जल
शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात 373 डिग्री केल्विन पर उबलता है। अगर वो 100 पर उबला तो शुद्ध द्रव होगा, अन्यथा अशुद्ध द्रव्य होगा। जबकि अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है। तो हम उसे उबाल कर देखेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? हमें केवल शुद्ध पदार्थ को चुनाव करना है। तो बर्फ जल है, इसमें से सभी कण एक ही प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सापेक्ष संगुणन द्वारा। एक तो हो गया बर्फ है। बर्फ के अलावा दूध है, एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध में एक मिश्रण होता है, दूध में एक मिश्रण होता है और मिश्रण एक विषमांगी अर्थात अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। लोहा एक धातु है और सभी धातुएं शुद्ध पदार्थ होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी एक निश्चित संरचना होती है या निश्चित अनुपात होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा पारा। ईंट एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, लकड़ी भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है और वायु भी एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। वायु एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करनी है। 8वें प्रश्न में विलयन की पहचान। मिट्टी एक विलयन नहीं है, जबकि समुद्री जल एक विलयन है। समुद्री जल, इसमें जल और लवण दोनों विलयन की भांति पाए जाते हैं। वायु एक विलयन है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। कोयला एक विलयन नहीं है, जबकि सोडा जल, कोल्ड ड्रिंक जिसे कहते हैं, ये भी एक विलयन है। तो समुद्री जल, वायु और सोडा जल ये विलयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? प्रश्न नंबर 9। तो टिंडल प्रभाव को निलंबन केवल कोलाइड ही प्रदर्शित करेगा और कोलाइडी विलयन के अंतर्गत दूध और स्टार्च का विलयन लिखेंगे। इसमें आंसर में दूध और स्टार्च का विलयन, बाकी कोलाइड नहीं है। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। दसवां, निम्नलिखित में से तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करने हैं। 10वें प्रश्न में हमें लिखना है तत्व, जो तत्व है वो तत्व की श्रेणी में आ जाएंगे। यौगिक को यौगिक की साथ लिखेंगे और मिश्रण को मिश्रण में वर्गीकृत कर देंगे। तीनों के लिए अलग अलग हम कॉलम बना रहे हैं। तत्व जैसे सोडियम, तो सोडियम एक तत्व है। सोडियम के बाद में अगला है मिट्टी, तो मिट्टी एक मिश्रण है। चीनी का घोल एक यौगिक है, तो चीनी का घोल तो एक मिश्रण ही होता है, समांगी मिश्रण। चीनी का घोल
चांदी एक तत्व है, अर्जेंटम नाम से जाना जाता है तत्वों में से। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद में है टिन, टिन भी एक तत्व है। टिन के बाद में सिलिकॉन एक तत्व है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन के बाद में कोयला, कोयला एक मिश्रण होगा, कोयला मिश्रण के यौगिक की श्रेणी में आना चाहिए था, कोयला यौगिक के साथ। वायु, वायु एक मिश्रण है, ये मिश्रण में आएगी, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। साबुन एक यौगिक होता है जिसमें रासायनिक पदार्थों की लंबी श्रृंखलाएं स्टाइरेट अणु का निर्माण करते हैं। मीथेन, तो मीथेन एक मिश्रण होता है, एक गैस होती है, या फिर इसे यहाँ पे निश्चित होने के कारण यौगिक हो जाएगा, मीथेन यौगिक में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के नाम से जाना जाता है। रक्त, रक्त एक मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न जल, शर्कराएं आदि पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, तो पौधों की वृद्धि एक भौतिक प्रक्रम है, यह एक रासायनिक प्रक्रम नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने से उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ जाता है या नया पदार्थ बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाने पर यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें लोहे के चूर्ण और बालू को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। खाना पकाना, तो खाना पकाना एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में जरूर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पाचन, जब पाचन हो जाता है तो ऊर्जा मिलती है, जबकि पहले वो भोजन था। जल से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उससे प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वापस मोमबत्ती जल बनाना भी संभव नहीं है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हो चुका है।